हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गडारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे और सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो लगभग यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम भी आ गए हैं भाई, तो अब टाइम नहीं है हमारे पास। स्टडी स्टार्ट कीजिए, गडारिया फार्मेसी के साथ जुड़ जाइए। ऐप डाउनलोड नहीं किया है गडारिया फार्मेसी का तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस में नोट्स और कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ ही आप ये हमारा वन शॉट लेक्चर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ पीछे लेक्चर्स भी पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कंप्लीट सब्जेक्ट के हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। कोर्सेज का सेक्शन आएगा वीडियो चैनल के ऊपर, तो उसमें भी जाके देख सकते हैं, आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आज का हमारा यूनिट 4 का वन शॉट लेक्चर होने वाला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फार्मास्यूटिक्स, मतलब कंप्लीट हो जाएंगे हमारे सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स और बचा है इसके अंदर। तो बात करें यूनिट 4 में सिलेबस क्या क्या है भाई, यहाँ पे एस्पेक्टोरेंट हमें स्टडी करना है, हिमेटिक्स के बारे में देखना है, हेमेटोनिक्स के बारे में देखना है, पॉइजन एंड एंटीडोट्स के बारे में देखना है और एस्ट्रेजेंट्स के बारे में हमें देखना है। यहाँ पे स्टार मार्क कंपाउंड हमारे अमोनियम क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, इसके अलावा यहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाकी हर एक टॉपिक की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए कि एस्पेक्टोरेंट क्या होते हैं, हेमेटिक्स क्या होते हैं, हेमेटोनिक्स क्या होते हैं, पॉइजन एंड एंटीडोट क्या होते हैं और एस्ट्रेजेंट क्या होते हैं। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे ने हर एक टॉपिक की डेफिनेशन याद कर ली तो उसके 20 क्वेश्चंस कहीं नहीं जाएंगे, 100% राइट होंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस्पेक्टोरेंट एंड हिमेटिक्स की। एस्पेक्टोरेंट क्या होता है भाई? एस्पेक्टोरेंट ऐसा एजेंट है जो ब्रोंकियल सिक्रेशन को बढ़ाता है और जो कफ जमा हुआ होता है उसको पिघलाने का काम करता है, उसको बाहर निकालने का काम किसका होता है? एस्पेक्टोरेंट का। एक सिरप की फॉर्म में बेसिकली एस्पेक्टोरेंट यूज किया जाता है। तो डेफिनेशन की बात हम करें तो एस्पेक्टोरेंट आर ड्रग दैट इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रेशन और लिक्विफाई थिक म्यूकस मेकिंग इट इजियर टू कफ आउट। बहुत आसान बना देता है कि कफ बाहर निकल जाए या पिघल जाए। दो तरीके से काम करता है। यूजफुल इन प्रोडक्टिव कफ, अगर कफ ज्यादा आ रहा है तो उस कंडीशन में ऐसी सिरप दी जाती है, ठीक है। जैसे एस्पेक्ट एग्जिट बलगम, बलगम को बाहर निकालने में मदद करता है। दो टाइप से काम करता है, फर्स्ट है सिक्रेटरी एक्शन, दूसरा है रिफ्लेक्स एक्शन। सिक्रेटरी एक्शन कैसे? डायरेक्टली इंक्रीज करेगा ब्रोंकियल ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है उसको बढ़ाएगा। तो इसके लिए बेसिकली कंपाउंड यूज होता है हमारा पोटेशियम आयोडाइड। ये बेसिकली सिक्रेशन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारा जो थिक म्यूकस है वो लिक्विफाई हो जाएगा, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। इसके बाद आता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में बेसिकली इरिटेशन कोज किया जाता है ड्रग के थ्रू इन म्यूकोसा। म्यूकोसा के अंदर इरिटेशन होगा तो इजीली बाहर की ओर कफ निकलेगा। तो रिफ्लेक्स इंक्रीज रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस, और जैसे कि अमोनियम क्लोराइड बेसिकली इसका एग्जांपल है, ठीक है। चलिए एग्जांपल्स की हम बात करते हैं। तो फर्स्ट हमारा पोटेशियम आयोडाइड, व्हाइट क्रिस्टल है, इसकी प्रॉपर्टीज है सोल्यूबल होगा वाटर के अंदर और स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक, मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। मैकेनिज्म डायरेक्ट सिक्रेटरी एस्पेक्टोरेंट है, डायरेक्ट सिक्रेशंस करवाएगा, मेक स्पूटम थिन, और स्पूटम को थिन करेगा, लिक्विफाई करेगा, पिघला देगा। आल्सो म्यूकोलाइटिक, म्यूकोलाइटिक मतलब जो म्यूकस है, थिक म्यूकस है, उसको तोड़ने का काम भी करेगा पोटेशियम आयोडाइड। तो यूज कहाँ होगा भाई? एज एस्पेक्टोरेंट इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा की प्रॉब्लम में यूज होगा। एज एंटी फंगल ड्रग्स भी यूज होगा, आयोडीन सप्लीमेंट के रूप में भी यूज करेंगे क्योंकि भाई पोटेशियम आयोडाइड है, प्रिवेंट गाइटर को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। खोजेज की बात हम करें तो लॉन्ग यूज अगर इसका किया जाए तो आयोडिज्म कोज हो सकता है, मतलब कि थायराइड पेशेंट के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेट ये कर सकता है। रनी नोज हो सकता है, मेटालिक टेस्ट, स्किन रैशेज, ये आयोडिज्म के ही लक्षण होते हैं, तो कॉन्ट्राइंडिकेट इन थायराइड पेशेंट्स, ठीक है। आगे है हमारा अमोनियम क्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये बेसिकली रिफ्लेक्स एस्पेक्टोरेंट है दैट इरिटेट गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड इंक्रीज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिक्रेशन। इरिटेट करेगा म्यूकोसा को और जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस बढ़ेगा और वो रेस्पिरेटरी सिक्रेशन जो हमारा म्यूकस जमा हुआ है उसको पिघलाने का काम करेगा। प्रिपरेशंस की बात करें तो अमोनिया प्लस HCl रिएक्ट करके बनाते हैं अमोनियम क्लोराइड, बहुत ईजी है। ऐसे इसका बेसिकली एसिड बेस टाइट्रेशन के थ्रू किया जाता है विद NaOH आफ्टर फिक्सेशन बाय फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। ऐसे आपको अगर देखोगे तो नोट्स के अंदर अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम समझाने का काम कर रहे हैं, पॉइंट आपके सारे आएंगे, यहाँ पे कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा, बस आपको रिवीजन यहाँ पे करने को मिलेगा, बाकी नोट से आपको पढ़ना पड़ेगा। रिवीजन के लिए वन शॉट लेक्चर होने वाला है, ठीक है, लिखने के लिए नहीं होने वाला है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो व्हाइट क्रिस्टलाइन है,
कूलिंग सलाइन टेस्ट है, सोल्यूबल इन वाटर है और स्लाइटली एसिडिक है। ठीक है, प्रॉपर्टीज भी आप याद कर लेना। इसके अलावा मेडिसिनल यूजेज की हम बात करें तो एस्पेक्टोरेट इंक्रीज करता है रिफ्लेक्स एक्शन, ये इजी है, एस्पेक्टोरेट के रूप में यूज होगा। डायरेटिक्स में भी यूज होता है, इंक्रीज करेगा यूरिन को। देखिए एक काम के अलावा भी इनके काफी काम होते हैं, लेकिन यहाँ पे अब एस्पेक्टोरेंट पढ़ रहे हैं तो भाई ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी, यूजेस तो देखना पड़ेगा। सिस्टमिक एसिडिफायर भी होते हैं, करेक्ट करते हैं एल्कलोसिस कंडीशंस को। ठीक है, यूरिनरी एसिडिफायर मतलब यूजफुल इन यूटीआई के अंदर भी यूजफुल है। इलेक्ट्रोलाइट को रिप्लेस करने के लिए बेसिकली, क्योंकि इसके अंदर क्लोराइड आयन होता है तो क्लोराइड आयन बॉडी को प्रोवाइड ये कर सकता है, तो इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट में भी इसका यूज होता है। NH4Cl NH नॉज हेल्प नॉज एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हेल्प करता है, बेसिकली अमोनियम क्लोराइड। अब देखते हैं इमेटिक्स। इमेटिक्स क्या होते हैं? ऐसे एजेंट जो वोमिटिंग करवाते हैं, फोर्सफुली वोमिटिंग करवाते हैं, ऐसे एजेंट्स को हम बोलते हैं इमेटिक्स। ठीक है, इमेटिक्स आर एजेंट दैट इंड्यूस वोमिटिंग। ठीक है, एमेटिंग अब इंड्यूस क्यों करवाई जाती है भाई? ऐसी कंडीशन हो कि कोई गलती से एक्सीडेंटली किसी ने कुछ ऐसी चीज खा ली हो जो पॉइजन हो या कुछ भी हो, या फिर सुसाइडल पर्पज से खा ली हो, तो उसको बाहर निकालने के लिए हम इमेटिक्स का यूज करते हैं। टू एम्पटी स्टोमक इन पॉइजन इफ नॉन कोरोजिव पेशेंट और कंसिस्टनेस, अगर पेशेंट कंसिस्टनेस है, उसको होश नहीं है, तो उस कंडीशन में यूज नहीं कर सकते। टू रिमूव हार्मफुल एंड एक्सीडेंटली इंजेस्टेड सब्सटेंस, कोई भी हार्मफुल है और एक्सीडेंटली इंजेस्ट कर लिया है पेशेंट ने, जो भी कोई भी पॉइजन वगैरह हो सकता है, उसको बाहर निकालने के लिए मेटिक्स का यूज़ करते हैं। मैकेनिज्म ये दो तरीके से काम करता है, इसमें भी बेसिकली लोकल इरिटेशन एक्शन होगा। लोकल इरिटेशन होगा तो वो वोमिटिंग आएगी। तो इरिटेट गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट करेंगे ऐसे एजेंट्स, कॉपर सल्फेट है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है। सेंट्रल एक्शन मतलब जो हमारा कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन है, जो वोमिटिंग इंड्यूस करवाता है, वोमिटिंग को कंट्रोल करता है, एक्ट ऑन ब्रेन सिटीजन कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन, जैसे एपोमॉर्फिन है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, तो तुम्हें आपको याद रख लेना है। लोकल इरिटेंट एक्शन हम पढ़ने वाले हैं। इसमें है हमारा फर्स्ट कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट इसको बेसिकली ब्लू विट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? ब्लू विट्रियोल। इसके अलावा जिंक सल्फेट आता है, उसको हम ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं। तो ये लोकल इरिटेंट इमेटिक है, आल्सो यूज एज एस्ट्रिजेंट एंड फंजीसाइड्स। ठीक है, इरिटेंट इमेटिक्स के साथ ये एस्ट्रिजेंट और फंजीसाइड के रूप में भी यूज होता है। प्रिपरेशन की बात करें तो कॉपर का रिएक्शन होगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इन हॉट एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कॉपर सल्फेट बनेगा, SO2 हमारा निकल जाएगा, H2O यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। असे की बात करें तो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन से ऐसे होगा इसका, कॉपर रिड्यूस बाय पोटेशियम आयोडाइड, आयोडीन टाइट्रेटेड विथ सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, ये इसका ऐसे यहाँ पे एक लाइन में बताया गया है, बाकी नोट्स में आपको अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात हम करें तो ब्लू क्रिस्टल है तो ब्लू विट्रियोल हम इसको बोलेंगे, सोल्यूबल इन वाटर होगा, मेटालिक टेस्ट होगा और इफ्लोरेसेंट होगा। ठीक है, इफ्लोरेसेंट मतलब कि इसमें जो मतलब कम नमी के कारण ये क्या होगा, थोड़ा चिपचिपा हो जाएगा, कम ह्यूमिडिटी के कारण। यूजेस की बात करें तो इमेटिक के रूप में तो यूज होगा ही, रेयर नाउ ड्यू टू टॉक्सिसिटी, आजकल बहुत कम यूज किया जाता है क्योंकि टॉक्सिसिटी इसकी ज़्यादा है। बाकी एस्ट्रिजेंट और फंजीसाइड में यूज हो रहा है इसका, टॉपिकल एंटीसेप्टिक में रूप हो रहा है, बॉड्यू एक्स मिक्सचर फंजीसाइड फॉर प्लांट्स में यूज हो रहा है इसका, न्यूट्रिशनल ट्रेस एलिमेंट के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। ब्लू विट्रियोल है, ब्लू वॉमिट, ओल्ड एग्जाम मेमोरी एट, ये ट्रिक कोई दिक्कत नहीं है, आप याद रख लोगे वैसे ही। आगे है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको हम रोचेला साल्ट भी बोलते हैं। देखिए कभी कभी क्वेश्चन क्या आ जाता है 2 मार्क्स में, डिफाइन मतलब रोचेला साल्ट क्या है या फिर रोचेला साल्ट का फॉर्मूला क्या है, तो ये चीजें ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, ब्लू विट्रियोल क्या है, तो ब्लू विट्रियोल क्या बताएंगे आप, कॉपर सल्फेट है। ग्रीन विट्रियोल क्या है, जिंक सल्फेट है। इस टाइप से भी अगर कोई थोड़ा बहुत माइंड वाला आ गया ना, पेपर बनाने वाला, तो ये कर सकता है। तो आपको हर तरीके से तैयारी करनी है बेटा। एसिलाइन इमेटिक एंड माइल्ड लैक्सेटिव भी है ये। ठीक है, तो बेसिकली प्रॉपर्टीज की बात करें तो कलरलेस क्रिस्टल है, सोल्यूबल इन वाटर है, माइल्ड सलाइन टेस्ट इसका होने वाला है। मैकेनिज्म की बात करें तो लोकल इरिटेशन कोज करेगा जिसकी वजह से वोमिटिंग होगी, तो मतलब एंटी इमेटिक तो है, सॉरी एमेटिक है, एंटी एमेटिक नहीं। इमेटिक पॉइजनिंग के केसेस में बेसिकली इसका यूज होता है। लैक्सेटिव, अगर यही इसका अमाउंट हाई डोज में दिया जाए तो लैक्सेटिव के रूप में यूज होता है एज ए कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, लेब रिएजेंट में इन फैलिंग सॉल्यूशन शुगर टेस्ट के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। में कॉज जीआई इरिटेशन एंड डायरिया, डायरिया कॉज कर सकता है जीआई इरिटेशन, क्योंकि इसीलिए तो एज ए लैक्सेटिव यूज होता है। डायरिया यूज कॉज करेगा ना, जब कॉन्स्टिपेशन में यूज हो रहा है तो डायरिया ही तो चाहिए हमें, और जीआई इरिटेशन होगा तभी तो वोमिटिंग होगी। ठीक है, ये दोनों इसके कॉजन हैं। रोसेला साल्ट, रोसेला रॉक स्टोमक और इरिटेट वोमिटिंग करवाएगा। ठीक है, एक लाइन में सारा काम हो गया है इसका।
आगे है हेमेटेनिक्स पॉइजन एंटीडोट और एस्ट्रिजेट्स। हेमेटेनिक क्या होते हैं? ऐसे एजेंट जो हीमोग्लोबिन ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। कब जरूरत पड़ती है? जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो उस कंडीशन में आरबीसी हीमोग्लोबिन की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे हम इसका यूज करेंगे। हेमेटेनिक्स आर सबस्टेंस दैट इंक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल और हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स आरबीसी, ठीक है, तो उसके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जैसे हेमा मतलब हिम मतलब ब्लड, और टॉनिक हेमेटेनिक मतलब बिल्डअप, ब्लड बिल्डिंग सबस्टेंस को हम बोलते हैं हेमेटेनिक। मेन यूज है ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। आयरन सप्लीमेंट्स को भी हम हेमेटेनिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो फेरस सल्फेट क्या है? आयरन सप्लीमेंट ही तो है, तो बेसिकली फेरस सल्फेट है। तो ग्रीन विट्रियोल, जिंक सल्फेट मैंने बोला था आई थिंक, फेरस सल्फेट है हमारा ग्रीन विट्रियोल, ठीक है, जिंक सल्फेट नहीं है, ठीक है। कॉपर सल्फेट हमारा ब्लू विट्रियोल और जिंक सल्फेट फेरस सल्फेट हमारा ग्रीन विट्रियोल है, ठीक है। उस मिस्टेक को ठीक कर लेना, नहीं तो आप लोग मेरे पीछे पड़ जाओगे सर आपने बोला था, ठीक है। चलिए तो इसकी प्रिपरेशन की हम बात करें तो H2SO4 के साथ रिएक्ट करके फेरस सल्फेट हमारा बनेगा, H2 यहाँ से निकल जाएगा। असे की बात करें तो रेडॉक्स टाइट्रेशन विथ पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, KNO4 के साथ इसका टाइट्रेशन होगा, Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड पॉइंट बेसिकली पिंक कलर हमें शो होगा। ये ऐसे हो गया। प्रॉपर्टीज की बात करें तो ब्लू ग्रीन क्रिस्टल, मेटालिक टेस्ट होगा, सोल्यूबल होगा वाटर के अंदर, और ये भी इफ्लोसेंट होगा, थोड़ा चिपचिपा हो सकता है इन लेस मॉइस्चर। यूजेस की बात करें तो हेमेटेनिक के रूप में तो यूज होगा ही आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। इसके साथ साथ एस्ट्रीजेन टॉपिकल यूज होगा, स्टैप्टिक्स मतलब ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए भी इसका यूज करते हैं आयरन सोर्स के रूप में। ग्रीन विट्रियोल है, ग्रीन ब्लड बिल्डर इसको हम बोल सकते हैं, एज ए हेमेटेनिक यूज होगा। इसके अलावा आता है फेरस ग्लूकोनेट, भाई सेम है, ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, येलोइश ग्रीन पाउडर है, सोल्यूबल इन वाटर होगा, अच्छे इसका सेम एज फेरस सल्फेट होगा, KMnO4 के साथ टाइट्रेशन होगी, ठीक है, जो पीछे आया था। यूजेज की बात करें तो अल्टरनेटिव टू फेरस सल्फेट, जब फेरस सल्फेट यूज नहीं कर सकते तब इसका यूज किया जा सकता है। बेटर टॉलरेटेड इन गैस्ट्रिक इरिटेशन और यूज इन टॉनिक सिरप, जो आयरन सप्लीमेंट्स होते हैं टॉनिक्स होते हैं उसके अंदर बेसिकली यूज किया जाता है। साइड इफेक्ट इसका भाई फीवर, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, थोड़ी बहुत गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कर सकता है, माइल्ड कॉन्स्टिपेशन, थोड़ा बहुत कॉन्स्टिपेशन भी ये कर सकता है। ग्लूकोनेट जेंटल आयरन भी इसको हम बोलते हैं। चलिए भाई, ये दो कंपाउंड हो गए। अब बात करते हैं पॉइजन एंड एंटीडोट। अब अच्छी तरीके से जानते हैं भाई पॉइजन क्या होता है, ऐसा सबस्टेंस जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, और एंटीडोट जो पॉइजन है उसके अगेंस्ट में हम जो भी ड्रग यूज करते हैं वो एंटीडोट बोलेंगे। बहुत सिंपल है। तो पॉइजन एनी सबस्टेंस हार्मफुल और फेटल इन स्मॉल अमाउंट, और एंटीडोट ऐसे सबस्टेंस दैट न्यूट्रलाइज और काउंटरएक्ट द एक्शन ऑफ पॉइजन, पॉइजन के एक्शन को खत्म कर दे या पॉइजन को बाहर निकाल दे। तो ये दोनों टॉपिक एक साथ हम देख लेंगे। तो टाइप ऑफ एंटीडोट्स की बात करें तो एंटीडोट्स कैसे काम करते हैं भाई? तीन तरीके से काम करते हैं, मैकेनिकल, केमिकल और फिजियोलॉजिकल या फार्माकोलॉजिकल। मैकेनिकल कैसे? प्रिवेंट करेंगे एब्जॉर्प्शन को। अगर मान लो किसी पेशेंट ने खाया है, जहर खाया है, पॉइजन खाया है, तो ऐसी ड्रग हम देंगे जो क्या करेगी, उसको बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देगी, वो खुद ही एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो एक्टिवेटेड चारकोल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एक्टिवेटेड चारकोल बेसिकली जो पॉइजन होगा उसको अपनी ही सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर वो बाहर एक्सक्रिएट हो जाएगा। तो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, तो फिर बॉडी को कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा। ये मैकेनिकल है। दूसरा आता है केमिकल। केमिकल बेसिकली जो पॉइजन का एक्शन होता है उसको न्यूट्रल कर देते, इक्वल कर देते, ठीक है, न्यूट्रलाइज पॉइजन एक्शन, ठीक है, जैसे सोडियम थायोसल्फेट है। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल मतलब प्रोड्यूस अपोजिट इफेक्ट, मतलब कि अगर पॉइजन किसी चीज को, जैसे मान लो हाइपरटेंशन को कम कर रहा है, तो जो हम एजेंट्स यूज करेंगे वो हाइपरटेंशन को बढ़ाएगा, तो लेवल बैलेंस में आ जाएगा, ठीक है, तो हार्मफुल कोज नहीं होगा, ठीक है। तो इस तीन तरीके से एंटीडोट हमारा काम करता है। तो पहला एजेंट हमारा सोडियम थायोसल्फाइड। प्रिपरेशन की बात करें तो सोडियम सल्फाइड रिएक्ट करेगा सल्फर के साथ और सोडियम थायोसल्फेट हमारा बनेगा। ऐसे की बात करें तो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन होगा, I2 के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम आयोडाइड यहाँ पे बनने वाला है। ऐसे क्या होता है, बार बार ऐसे आता है, ऐसे आता है, ऐसे, लेकिन नहीं पढ़ा ना आप लोगों ने। ऐसे बेटा एक इसकी प्रॉपर्टीज कैसी है, इसकी प्यूरिटी कैसी है, स्ट्रेंथ कैसी है, उसको चेक करने के लिए किया जाता है। जैसे लिमिस्टेट किया जाता है ना, वैसे ही हर एक कंपाउंड का असे करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन हमें जो स्टार मार्क दिए हुए हैं उनका असे पढ़ना है, ठीक है। प्रॉपर्टी है इसकी कलरलेस क्रिस्टल, सोल्यूबल इन वाटर और स्टेबल व्हेन ड्राई, ठीक है। यूजेज की बात करें तो एंटीडोट इन साइनाइड पॉइजनिंग में एंटीडोट के रूप में इसको यूज किया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंटीडोट इन आयोडीन पॉइजनिंग, आयोडीन की पॉइजनिंग में भी एंटीडोट के रूप में यूज किया जाता है। और इसके अलावा एंटी फंगल स्किन के अंदर यूज करेगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन आयोडीमेट्री के अंदर यूज करेंगे।
थायो सल्फर डोनर है, डिटॉक्स करेगा ये साइनाइड को। तो साइनाइड पॉइजनिंग में तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट। तो एंटीडोट भी आपको पूछे जा सकते हैं 2 मार्क्स के अंदर। आगे है एक्टिवेटेड चारकोल, बेसिकली ब्लैक पाउडर होता है, लार्जर सरफेस एरिया है, एडजोवेंट की तरह काम करता है। मैकेनिज्म बेसिकली समझ गए आप लोग, एडजॉर्ब पॉइजन इन स्टोमक, स्टोमक से पॉइजन को अपनी सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेगा, प्रिवेंट करेगा एब्जॉर्प्शन। तो यूजेज हो गया, बेसिकली यूनिवर्सल एंटीडोट है, ओरली लिया जाता है, गैस मार्क्स टॉक्सिक गैस को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूशन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। लिमिटेशन है भाई, इनइफेक्टिव एसिड, एल्कलाई और साइनाइड अल्कोहल मेटल्स के अंदर ये यूज नहीं किया जा सकता, ये इसके लिमिटेशन है। ब्लैक स्पंज फॉर पॉइजन, ये स्पंज होता है, टीवी में नहीं दिखाते क्या डार्क स्पॉट्स को रिडक्शन करने के लिए चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल इसके अंदर डाला गया जो एब्जॉर्ब कर लेता है आपके बेड स्किन को, है ना, डार्क सर्कल्स को। तो उस तरीके से सोडियम नाइट्रेट व्हाइट येलो क्रिस्टल है, सोल्यूबल इन वाटर है। मैकेनिज्म की बात करें तो कन्वर्ट करेगा हीमोग्लोबिन को, ये कन्वर्ट करेगा किसमें, मेट हीमोग्लोबिन। और ये जो मेट हीमोग्लोबिन है ये बाइंड होगा साइनाइड के साथ और फॉर्म करेगा साइनामेट हीमोग्लोबिन। तो साइनामेट हीमोग्लोबिन हमारा इनएक्टिव हो जाता है, वो पॉइजन में नहीं रहेगा, फ्री एंजाइम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक तरीके से एंटीडोट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग में यूज होता है, आईवी विद थायोसल्फेट इसको यूज किया जाता है। कोजन है भाई, अगर ये अक्सिस मेट हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो गया तो हाइपोक्सिया जैसी कंडीशन पोज होगी। भाई देखिए, अब हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का, अगर यही अपना दूसरा काम करने लग जाएगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी पूरी बॉडी के अंदर, है ना। तो मेट हीमोग्लोबिन में अगर ज्यादा कन्वर्ट हो गया तो हाइपोक्सिया जैसी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो ये इम्बेलेंस कंडीशन हो सकती है, तो हाइपोक्सिया का मतलब है कि ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। ट्रिक NaNO2 नो टू साइनाइड पॉइजनिंग, ठीक है, NO2 साइनाइड पॉइजनिंग किसके लिए यूज होता है, सोडियम नाइट्रेट साइनाइड पॉइजनिंग के लिए। अब आता है एस्ट्रीजेंट। तो एस्ट्रीजेंट आर सब्सटेंस दैट प्रिसिपिटेट, बेसिकली जो इन्फ्लामेशंस होते हैं, स्वेलिंग्स होते हैं, उसको कम करने के लिए हम हमेशा एस्ट्रीजेंट का यूज करते हैं, जो रिड्यूस करते हैं इन इन्फ्लामेशंस को। अगर थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो रही है तो उसको कम करने में काम करते हैं। तो एस्ट्रीजेंट आर सब्सटेंस दैट प्रिसिपिटेट प्रोटीन ऑन टिश्यू सरफेस एंड कोजिंग श्रिंक, टिश्यू को श्रिंक करते हैं, डिक्रीज सिक्रेशन, सिक्रेशन मतलब ब्लड रिलीज हो रहा था उसको कम करेंगे, एंड हार्डनिंग इफेक्ट और स्किन को हार्ड बनाने का काम करते हैं। एस्ट्रीजेंट वे पदार्थ है जो उत्तकों टिश्यू की सतह पर प्रोटीन जमा करके उसको सिकोड़ते हैं, जिससे सिक्रेशन और सूजन कम हो जाती है। तो एस्ट्रीजेंट स्ट्रिंग टाइटनेट टिश्यू। यूजेस की बात करें हम तो रिड्यूस इन्फ्लामेशन, स्टॉप माइनर ब्लीडिंग, इन लोशन, माउथ वॉश एंड आई ड्रॉप्स के अंदर इसको यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है जिंक सल्फेट, जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बनाएगा। प्रॉपर्टीज हैं, कलरलेस क्रिस्टल है, सोल्यूबल इन वाटर है, ठीक है। यूजेस की हम बात करें तो एस्ट्रीजेंट में यूज होगा इसका, ठीक है, आई ड्रॉप और कंजक्टिवाइटिस के अंदर, एंटीसेप्टिक के रूप में माउथ वॉश एंड लोशंस के अंदर यूज होगा, इमेटिक्स में, इन पॉइजनिंग में भी यूज होता है जिंक सल्फेट, ठीक है। न्यूट्रिशनल जिंक सप्लीमेंट, जिंक अगर सप्लाई करनी है बॉडी के अंदर तो उसमें भी यूज होता है। साइड इफेक्ट है इसके भाई, नोजिया कोज कर सकता है क्योंकि भाई इमेटिंग इफेक्ट करता है। मोमेटिंग इन लार्ज डोज, लार्ज डोज में मोमेटिंग कोज करेगा। वोमिटिंग मतलब इमेटिंग में यूज हो रहा है तो वोमिटिंग तो करवाएगा ही ना। तो जिंक जिप्स टिश्यू मतलब जिप कर देता है, जो टिश्यू होते हैं उनको अगर कट लगा होता है उसको जिप बंद करने का काम इसका होता है। पोटास एलम ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल है, सोर एस्ट्रीजेंट टेस्ट इसका थोड़ा कड़वा होता है और डबल साल्ट इसको बोला जाता है क्योंकि इसमें पोटेशियम भी और एल्यूमिनियम भी है। प्रिपरेशन की बात करें तो पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट रिएक्ट करके बनाते हैं, क्रिस्टलाइजेशन इनका होता है तो बनता है हमारा पोटास एलम। यूजेज की बात करें तो स्टॉप करेगा ब्लीडिंग का मतलब स्टेप्टिक पेंसिल के रूप में काम करेगा, माउथ वॉश, गार्गल और सोर थ्रोट में हेल्प करेगा, और डिओड्रेंट में डिक्रीज करेगा स्वेट को, ठीक है। और वाटर प्यूरिफिकेशन में कोगुलेट्स पार्टिकल्स वाटर प्यूरिफिकेशन में भी यूज होगा। फूड में यूज होता है, पिकलिंग और बेकिंग पाउडर्स के अंदर पोटेशियम का यूज होता है। साइड इफेक्ट है भाई थोड़ा बहुत गैस्ट्रिक इरिटेशन ये कर सकता है अगर ज़्यादा अमाउंट में यूज किया जाए तो, ठीक है भाई। एलम ऑलराउंडर एस्ट्रीजेंट भी इसको हम बोल सकते हैं। तो आई होप ये यूनिट भी आपका कवर हो गया होगा। अब तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों की हो गई होगी क्योंकि जो बच्चे हमारे साथ अगस्त से जुड़े हुए हैं उनका सारी सिलेबस हमने कवर करवा दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाने वाले हैं, तो जुड़े रहिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप भी डाउनलोड कीजिए क्योंकि ऐप पे और भी ज़्यादा मटेरियल आप लोगों को मिलने वाला है, लेक्चर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, सारी चीज़ें आपको लोगों को मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए बने रहिएगा डायरे फार्मेसी के साथ। कोई भी डाउट हो आपका इस नंबर पर बेझिझक आप मैसेज कर सकते हैं। देखिए कॉल करके डिस्टर्ब ना करें, जब जरूरत होगी तो मैं कॉल कर लूंगा, बाकी मैसेज कीजिए, ठीक है। आप सभी से रिक्वेस्ट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।